घनानंद की कहाना। घनानंद गद्दी का उत्तराधिकारी कैसे बना, ये भी एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि महापद्म के 9 बेटे थे, जिनमें घनानंद उनमें सबसे बड़ा था और अमूल्यानंद उससे छोटा। जैसे जैसे महापद्म बूढ़े होते गए उनकी कामुकता बढ़ती गई। विलासिता के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी सूझता ही नहीं था। उनके महामंत्री को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। शासन व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो रही थी। जनता पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। सम्राट केवल चापलूसों तथा दलालों की ही बात सुनते थे। अब सम्राट के पास केवल दलालों तथा दास व्यापारियों की ही पूछ होती थी। दलाल व्यापारी सुदूर देशों से बढ़िया मदिरा तथा दासियां लेकर आते थे। दूर देशों से खरीद कर लाई गई वालाओं का महापद्म को चस्का लग गया था। व्यापारियों को सम्राट मुनमांगे दाम और ढेर सारे पुरस्कार देते थे। महल में वह व्यापारी दलाल बिना रोक टोक आया जाया करते थे। ऐसा ही एक दास व्यापारी सम्राट का खास बन चुका था। वह पहले भी कई बार मदिरा व बालाएं खरीद कर ला चुका था। सम्राट उससे बहुत प्रसन्न थे। व्यापारी को सम्राट की पसंद नापसंद का अच्छा ज्ञान हो गया था, अतः वह उसी को ध्यान में रखकर माल लाया करता था। इस बार भी जब वह विदेश यात्रा से लौटा था तो सीधे सम्राट से मिलने चला आया था। महल के संतरी उससे परिचित हो गए थे। वह उन्हें भी उपहार व इनाम दिया करता था, इसलिए जब भी वह आता सीधे सम्राट के पास पहुंचा दिया जाता। सम्राट उससे अपने निजी कक्ष में अकेले में ही मिला करते थे। इस बार वह बहुत उत्साहित लग रहा था। सम्राट को प्रणाम करने के बाद वह बोला, महासम्राट, इस बार मैं आपकी सेवा में विशेष उपहार लाया हूँ। मैं सुदूर पूर्व में गया था, वहाँ की सबसे बढ़िया मदिरा आपके लिए लाया हूँ। मुद्रा बहुत लगी है, परंतु सम्राट के लिए तो मुद्राएं कौड़ियों के समान हैं। और क्या लाए हो? सम्राट ने अधीरता से पूछा। और भी बहुत कुछ लाया हूँ सम्राट। एक ऐसा जोड़ा जैसा पहले 12 कभी नहीं आया। बालाएं क्या हैं कि उनके रूप के अप्सराएं भी शर्मा जाएं। जब मैं आपकी सेवा में उन्हें प्रस्तुत करूंगा तो निश्चित ही आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। उत्तम, तुम भी हानि में नहीं रहोगे श्रेष्ठी। तुम्हें उचित पुरस्कार मिले ना सदा की तरह। तो कब ला रहे हो? कामुक सम्राट की सांसें फूल रही थीं व लार टपक रही थी। सम्राट, आप रंगशाला में अकेले रहिए, मैं अर्धरात्रि की आपकी सेवा में सब प्रस्तुत करूंगा। व्यापारी धीमे स्वर में षड्यंत्रकारी की तरह बोला। सम्राट ने सहमति में सिर हिलाया। व्यापारी अभिवादन करके प्रसन्न मुद्रा में वहां चला गया। रात को निश्चित समय पर सम्राट अकेले थे। उनका व्यापारी दलाल अपने वादे के अनुसार उपस्थित हुआ। उसके साथ एक सेवक था जो थाल में कुछ उठाए था जिस पर रेशमी कपड़ा ढका था। 2 आकृतियां भी थीं जो सिर से पैर तक रेशमी आवरण में ढकी थीं। सम्राट ने ध्यान से उन आकृतियों की देखकर अनुमान लगाया। दलाल व्यापारी ने अपने सेवक को संकेत दिया और सेवक ने थाल पर से कपड़ा गिरा दिया। थाल में 3 अति आकर्षक सुराहियों रखी थीं और एक चांदी का नक्काशीदार गिलास था। व्यापारी बोला, सम्राट, यह मदिरा उस देश का उपहार है जहां हंस श्याम होते हैं और काग श्वेत। यह मदिरा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। रक्ताभ आकाश जैसा रंग है इसका। सम्राट की दृष्टि तो रेशमी आवरण में ढकी उन आकृतियों पर जमी थी। वह व्यग्रता से बोला, उस आवरणों के पीछे क्या है? व्यापारी ने ताली बजाई तो आकृतियों ने नाटकीय ढंग से अपने आवरण उतार फेंके। सम्राट के सामने आभूषणों से सजर्जी सांचे में ढली सी 2 किशोरव्य की अति मोहक बालाएं थीं। उन्होंने चुस्त पारदर्शी कपड़े पहन रखे थे। उन्हें देखकर सम्राट की सांसों की सीटियां बजने लगीं और वह बलक झपकना भी भूल गया। व्यापारी की आंखें चमक रही थीं। एक बाला ने अपनी लंबी सुडौल उंगलियों से गिलास उठाया और दूसरी ने एक सुराही उठाकर बड़ी नजाकत से मदिरा की पतली गुलाबी रंग की धार गिलास में उड़ेली। पहली बाला नपे तुले कदमों से चलकर सम्राट के पास आए और गिलास उनके होंठों से लगा दिया। सम्राट ने आनंदमग्न होकर आंखें बंद कर लीं। मदिरा सचमुच उत्कृष्ट थी। दूसरी बाला सुराहो लेकर पास ही खड़ी थी। सम्राट की भूखी निगाहें गिलास वाली बाला के शरीर के उभारों को देख रही थी, तभी उनकी निगाहें दूसरी बाला पर पड़ीं। उसके होंठ भोर की ओस में भीगी गुलाब पंखुड़ियों की तरह दहक रहे थे। सम्राट से रहा न गया। उन्होंने उसे अपने पास खींचा और अपने बूढ़े होंठ उन जवां होंठों पर रख दिए। समय जैसे ठहर गया, तभी सम्राट को खांसी आई। उनका शरीर कांपने लगा, नेत्र लाल हो गए, चमड़ी का रंग नीला पड़ने लगा। देखते ही देखते वे आसन पर लुढ़क गए। एक विभत्स हिचकी लेकर उनका शरीर निस्पंद हो गया। वहां मौजूद बाकी चारों व्यक्ति सम्राट का अंत मौन भाव से देख रहे थे। उनके चेहरों पर संतोष के भाव थे। दलाल व्यापारी ने बालाओं से कहा, कार्य संपन्न हो गया। इस दुष्ट को जीवित रहने का कोई हक नहीं था। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। बालाओं ने अपने आवरण फिर ओढ़ लिए और वे चारों कक्ष से बाहर निकल गए। बाहर मुख्य द्वार पर व्यापारी ने द्वारपालों से कहा, सम्राट विश्राम कर रहे हैं। वे कंबोज देश की मदिरा पीकर निद्रामग्न होना चाहते हैं।
उन्हें कोई बाधा न पहुंचाए। उन्होंने आदेश दिया है कि कल प्रातः सूर्योदय के समय उन्हें जगाया जाए। फिर चारों अंधकार में गायब हो गए। वे चार वास्तव में एक पड़ोसी राज्य के गुप्तचर थे, वह राज्य जिसे एक युद्ध के दौरान वर्षों पूर्व महापद्म ने नष्ट कर दिया था। जिन चारों ने सम्राट की हत्या में भाग लिया था उन्होंने उस युद्ध में अपने निकट संबंधी खो दिए थे। यह उनका प्रतिशोध था। सवेरे महामंत्री को किसी आवश्यक कार्य से सम्राट के पास जाना पड़ा। उन्हें एक आपात निर्देश लेना था। सम्राट के कक्ष का दृश्य देखकर वे सकते में आ गए। उनकी अनुभवी आंखों ने कक्ष का निरीक्षण किया, वह ध्यान से सम्राट को देखा। त्वचा का नीला पड़ा रंग देखते ही वे समझ गए कि किसी विषकन्या ने सम्राट की हत्या कर दी है। वे कुछ देर खड़े होकर सोचते रहे, फिर यकायक किसी निर्णय पर पहुंचकर से कक्ष से बाहर निकले। महामंत्री ने कक्ष का द्वार बंद कर दिया। उन्होंने सैनिकों को निर्देश दिया कि सम्राट के कक्ष में कोई भी न जाए। महामंत्री सीधे सबसे ज्येष्ठ राजकुमार भवानंद के महल में गए। महामंत्री को अचानक आते देख वह चौंका। उसके मुंह से निकला, महामंत्री जी। हाँ, आपात स्थिति में महामंत्री को सम्राट के पास मंत्रणा करने आना पड़ता है। भवानंद कुछ समझा नहीं। वह बोला, सम्राट, पर मैं तो, अब आपकी सम्राट बनने की बारी आ चुकी है। सम्राट महापद्म नंद का निधन हो गया है। महामंत्री ने सूचना दी। कैसे? महामंत्री ने समझाया, सम्राट, ये क्यों और कैसे पर विचार करने का समय नहीं है। विद्रोह न हो और अराजकता न फैले, इसलिए हमें तुरंत सम्राट की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु और आपके राज्याभिषेक की घोषणा करनी है। इसी में हम सबका भला है। महामंत्री ने कुछ देर तक फुसफुसा कर घनानंद को समय की गंभीरता तथा राजनीति की आवश्यकताओं के बारे में समझाया। घनानंद ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। फिर दोनों उठ खड़े हुए और उस कक्ष की तरफ चल पड़े जहां महापद्म नंद की मृतदेह पड़ी थी। रास्ते में भी महामंत्री ने बहुत सी ऊंच नीच व राजनीतिक आवश्यकताओं की बातें बताई। इस प्रकार घनानंद मगध का सम्राट बन गया। शुरू में तो वह भी अच्छे शासक जैसा व्यवहार करता रहा, परंतु शीघ्र ही अपने पिता का अनुसरण करने लगा। बूढ़ी महामाया को ये सब देखकर बहुत दुख होता था। वह सोचती थी कि यह किसके खून का प्रभाव था।